नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज है 27 अप्रैल 2022 और डेली करंट अफेयर्स का जो सोर्स हमारा रहने वाला है असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। और हाँ, इसका पीडीएफ में डाउनलोडिंग लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा टू मेक श्योर टू डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। And if you at all want to take admissions in Bhadra IAS Academy, then you can anytime contact onto these numbers, or you can register to our website www.bhadraiasacademy.in। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हम लोग डेली के बेसिस में क्विज़ भी चलता रहता है, और करंट अफेयर का कंपाइलेशन अगर आपको कॉपी करना है तो आप यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड डायरेक्टली कॉपी इट फ्रॉम देयर एज वेल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे असम ट्रिब्यून से रिलेटेड यह न्यूज़ था। अगर आप एडिटोरियल पेज में चले जाइएगा तो वहीं पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में न्यूज़ था। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिलेटेड न्यूज़ था, राइट। क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सोम प्रकाश जी ने मंडे को अनाउंस किया था दैट कुछ मेजर्स आने वाली हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए, राइट। मतलब देखो, कहा गया है अनाउंसमेंट में दैट एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया जाएगा जो क्या सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट को फोकस करेगा। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है। सो इन सारे स्टेट्स के लिए एक अलग सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाले समय में आएगा। हाउएवर mere पॉलिसी डिसीजन इज अनलाइकली टू डू एनी वंडर्स। देखो, सिर्फ और सिर्फ कागजों में अगर पॉलिसी अगर बना लिया जाए, क्या उससे काम होगा? नहीं, राइट, है ना। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट को कमिट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में, जिससे भले ही केंद्र सरकार पॉलिसी बना दे, बट उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जैसे क्या क्या राज्य सरकार को करना पड़ेगा, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज पावर की क्वालिटी और अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाना पड़ेगा, राइट। मतलब ऐसा नहीं दैट दिन को सिर्फ 2 ही घंटा इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं। देखो, वैसे होने से क्या होगा ना दैट प्रॉपर जो एक्सपेंशन चाहते हैं ना हम लोग, प्रॉपर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं उस रीजन में, वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, राइट। ये जो बंद बोल देते हैं ना कुछ ट्रेड यूनियन वाले दैट हाँ आज असम बंद है, कल ये बंद है, परसों वो बंद है, नहीं, वो सब लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और मेक श्योर करना पड़ेगा दैट एक्सट्रॉक्शन जो किया जाता है बहुत समय, कुछ गुंडा राज सब होता है, तो ये सब जो है छोटा मोटा चीज़ है, वो सब मेक श्योर करना पड़ेगा, बिल्कुल हटा देना पड़ेगा। एकदम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाना पड़ेगा जहाँ पर हर एक लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, कोई लाइसेंस राज ना हो, कोई गुंडा राज ना हो, कोई भी पुलिसिंग राज ना हो। देखो, पुलिसिंग होना चाहिए बट हाँ टू एन एक्सटेंट, जहाँ तक काम चाहिए, राइट। अब ऐसा नहीं दैट छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी आप निचोड़ रहे हो, नहीं यार। देखो क्या होता है ना दैट छोटे इंडस्ट्रीज़ के पास कैपिटल कम होता है तो उनको थोड़ा लेवरेज हमें देना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा अगर इंडस्ट्री है उसके ऊपर आप हल्का फुल्का रेगुलेशन लगा दो, है ना, बट मेक श्योर करना पड़ेगा दैट उनको ऐसा इन्वायरमेंट दो जिससे क्या वो लोग को काम करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट, है ना। अगर ये सब कर लिया तो अगेन अनडाउटेडली पूरा नॉर्थ ईस्ट में आराम से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ना, फिर से एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट कुछ एरियाज़ को यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई सेक्टर, जैसे एमएसएमई सेक्टर को बोला गया दैट सरकार को इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कहा गया है, देखो एमएसएमईज जो है ना उतना प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। क्योंकि 2008-2012 के बीच में जो सर्वे किया गया था उसमें पाया गया था 8000 एमएसएमईज जो है पूरा ओवरऑल इस रीजन में काम कर रहे हैं। आसाम का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आसाम स्टेट में, ठीक है। बट ये घट के अराउंड सिर्फ 1200 अभी एमएसएमई है जो कि अभी फंक्शन कर रहे हैं। तो ये तो घट गया ना यार, है ना। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये ऐसा सेक्टर है जो कि लेबर इंटेंसिव है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये ऐसे सेक्टर है जो क्या पॉल्यूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम पॉल्यूशन फैलाती है, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं एक क्विक सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हमें बनानी पड़ेगी जहाँ पर लाइसेंसिंग राज पूरा घट जाए, पुलिसिंग राज बहुत हद तक घट जाए, मतलब ज़्यादा रेगुलेशन ना हो, उनको एक आराम से सिर्फ वो टैक्स दे और बाकी कुछ ना करे, है ना। हाँ, और इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस है थोड़े मोड़े दैट हाँ आप पोल्यूशन रिलीज़ नहीं कर सकते, ये सब थोड़ा मोड़ा होना चाहिए बस, बाकी ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना चाहिए, राइट। और भी कुछ चीज़ें सजेस्ट की गई है यहाँ पर, जैसे देखो क्या है ना दैट हमें
इंडस्ट्री को यहाँ पे डेवलपमेंट करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये रीजन बहुत अंडर डेवलप्ड है। आपको पता है द रीजन ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो मेनली है वो है अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफीज और इनएक्सेसिबिलिटीज़, है ना। अभी तक कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रॉपरली रेलवे लाइन भी नहीं पहुँचा, आप खुद सोचो ना, है ना। तो अगेन ये तो है ही एक फैक्टर, ऊपर से बर्गिंग अनएम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से कोविड-19 के बाद से तो हम लोगों ने पढ़ा ही था यार, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना ज़्यादा घट गया है। कल वाला आर्टिकल में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा है क्या? एक काम करो, जाओ कल वाला आर्टिकल को प्रॉपरली देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसमें जो जो डेटाज मैंने बताए थे ना, वो डेटाज बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। उनको यूज़ करने से अच्छे नंबर आएंगे। एनीवेज, गिवन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टैचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जी हाँ हमें पता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है दैट इज़ अ वेरी आई मीन लाइक बिग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज हुआ ना तो वो लेकिन इरिवर्सिबल डैमेज भी ला सकता है। इसीलिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आप डेवलपमेंटल अप्रोच लाओ, बट मेक श्योर करना पड़ेगा ये जो प्राइसलेस नेचुरल जो ब्यूटी है ना, इसको लेकिन हमें कंजर्व ज़रूर करना पड़ेगा। एंड वी ऑल्सो नीड टू अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 20, 30, 50 साल के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखो क्या है ना, दैट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख लोगे ओवरऑल, तो ये किन किन देशों से, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, ये है भूटान, यहाँ है म्यांमार। तो देखो 3 मेन रीजन्स है, ऊपर से हम पता है दैट ये पूरा रीजन जो है हमारे एक्टिस्ट पॉलिसी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या हम इन भूटान का, उसके बाद आपका जाकर नेपाल का भी टू एन एक्सटेंट ले लो इधर, है ना, उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, क्या इनके मार्केट को टैप किया जा सकता है? क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होएगी, यहाँ पे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है ये एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? आजू बाजू वाले रीजन में यार करेंगे ना। तो इनसे ऑफकोर्स फ़ायदा इन्हीं का होगा, ठीक है। तो इन मार्केट को भी फ्यूचर में टैप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए तो बोला गया यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप्रोच के थ्रू हमें सोचने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019 अवार्ड बेसिकली दिया गया है कहाँ पर? दरांग के डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये दिया गया है, राइट। और क्यों? क्योंकि देखो अभी सौभाग्य जो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसके तहत हर एक घर को बिजली पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसमें दारांग डिस्ट्रिक्ट ने बहुत खूबसूरत काम किया है। इसका लोकेशन जस्ट दिखाया गया है दारांग डिस्ट्रिक्ट का, राइट। और बोला गया है, आर्टिकल में लिखा हुआ था दैट 72,000 से भी ज़्यादा लोगों को, मतलब ज़्यादा फैमिलीज़ को, अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिला है ड्यू टू दिस सौभाग्य स्कीम, राइट। और जिनका इम्प्लीमेंटेशन दारांग डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली हुआ है, इसीलिए बेसिकली ये अवार्ड मिला है। क्या मिला है? कौन सा अवार्ड है? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा देख लें दोस्तों। देखो अवार्ड के बारे में, चलो एक काम करते हैं, देखते हैं, डोंट वरी। हाँ यहाँ पर है, सॉरी माफ़ करना, ये स्लाइड थोड़ा गड़बड़ा गया, चलो कोई बात नहीं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 2006 में, ये अवार्ड लाया गया था। मेन एम क्या था? मेन एम यही था दैट जितने भी अलग अलग रीजन्स में इनोवेटिव वर्क्स किए जा रहे हैं ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी अगर काम किया जा रहा है, तो उनके काम को एक्नॉलेज करना, रिकॉग्नाइज करना और फाइनली रिवॉर्ड करना, ठीक है। क्योंकि अगेन इसमें क्या होता है ना, ट्रॉफी मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो अगेन एक अच्छा लगता है ना यार, आपके डिस्ट्रिक्ट को मिला है, दैट इज़ प्राउड फॉर यू बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो अवार्ड कंसिस्ट ऑफ क्या? ट्रॉफी, स्क्रॉल और एक इंसेंटिव 10 लाख रुपए का, राइट। वैसे देखो ये प्रोग्राम को 2006 में तो लाया गया था, बट समय के साथ साथ जो है ना इसको रिस्ट्रक्चर भी किया गया था। 2014 को रिस्ट्रक्चर किया गया, 2020 को रिस्ट्रक्चर किया गया, राइट। 2014 में रिकॉग्नाइज किया गया था दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अगर कोई प्रॉपरली काम कर रहे हैं और कोई प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर सरकारी स्कीम्स का लागू कर रहे हैं, तो उनको भी प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद 2020 को इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया गया, जहाँ पर पीपल मूवमेंट को प्रमोट किया गया थ्रू स्वच्छ भारत मिशन, राइट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस किया गया, दैट अलग अलग रीजन में, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे प्रमोट किया जाए, प्रायोरिटी सेक्टर में क्रेडिट को प्रॉपरली कैसे फ्लो करवाया जा सके, राइट। पब्लिक ग्रीवांसेस जो है उनके रिड्रेसल में कैसे काम कर रही है। तो ये कुछ अलग सेक्टर्स है जिनको फोकस करके बेसिकली इस जो प्राइम मिनिस्टर का जो अवार्ड है यह एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको दिया जाता है। मतलब वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करके अल्टीमेटली देखा जाता है दैट कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से रीजन ने बहुत अच्छा काम किया और उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
अच्छा, इसका ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लार्जेस्ट सोलर प्लांट के बारे में न्यूज़ था दोस्तों, राइट। असम ट्रिब्यून से ही लिया गया है। यह है अमगुड़ी रीजन, देख रहे हो, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो पहला सोलर पार्क जो है असम में, वो कहाँ पर है, अमगुड़ी, जहाँ जिसका कैपेसिटी कितना है दोस्तों, 70 मेगावाट कैपेसिटी, और कहा जा रहा है ये लार्जेस्ट स्टैंड अलोन सोलर प्लांट है नॉर्थ ईस्ट का। तो आपको जस्ट लोकेशन भी ध्यान में रखना है, नाम भी ध्यान में रखना है, दैट कहाँ पर लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट, पैंडेमिक विडो सपोर्ट स्कीम को क्लोज कर दिया गया है, ठीक है ना। रीज़न क्या दिया गया है आसाम गवर्नमेंट का क्लोजिंग, पहले तो ये बता दूं, हाँ, ये आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 को, ठीक है। नाउ अब रीज़न क्या दिया जा रहा है इसको क्लोज करने का, रीज़न दिया जा रहा है, देखो पहले तो नाम से ही पता चल रहा है ये स्कीम है क्या, राइट। पैंडेमिक विडो सपोर्ट स्कीम, विडो मतलब जिनके पति चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, ठीक है। तो पैंडेमिक के कारण मतलब कोविड-19 के कारण वैसी औरतें जिनकी पति गुजर गए हैं, ठीक है, उनको 2.5 लाख कैश दी जाती थी, बट कुछ कुछ कंडीशंस थी, ऐसे नहीं दैट हाँ बहुत अमीर घर की औरत है तो उनको 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, ना 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 ना। अगर उनका एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम था, उस केस में उनको 2.5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। एंड देयर इज ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन द कंट्री। एक तो ये रीज़न दिया जा रहा है स्कीम को क्लोज करने का, दैट हाँ एक तो डिक्लाइन हो रहा है, मोर ओवर केसेस और स्टेट में जो केसेस आ रहे हैं, है ना, वो बहुत घट गए हैं और बिल्कुल कोई मर ही नहीं रहा है। आई मीन देखो ये अजीब टाइप का मैं बोल दिया, बट स्टिल फैटिलिटीज़ है ही नहीं, है ना। मतलब इसका अगर हिंदी में बोलोगे तो क्लियरली ऐसा बात है दैट किसी का देहांत नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अल्टीमेटली असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया दैट हाँ इस स्कीम को अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एनीवेज देखो इसलिए मैंने डिस्कस किया ना, यूजुअली जो क्लोज स्कीम हो जाता है वो उतना ये नहीं होता, बट हाँ क्या होता है ना दैट कभी कभी यू नेवर नो, हमें पता तो रहना चाहिए ना दैट चल क्या रहा है ना। तो एटलीस्ट इसका PDF जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग द फैक्ट दैट हाँ कौन कौन जो सब स्कीम्स इर्रेलेवेंट हो जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको बंद कर देना ही सही रहता है, राइट। नेक्स्ट, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ये न्यूज़ में था। एक्चुअली क्या है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है एनुअली बेसिस पे, ठीक है। तो 2022 में भी ये रिपोर्ट निकाला गया बाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब नाम से ही समझ गए होंगे ये किस चीज़ का रिपोर्ट निकालती है। जी हाँ, दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम कैसे कैसा है, ठीक है। तो अगेन ये जो कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कुछ कुछ देशों को अवॉर्ड मतलब इस रिपोर्ट के अंडर लाया जाता है एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जहाँ पर बोला जाता है दैट इन ये देश ऐसे हैं जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है यह बहुत ही ज़्यादा घट गया है, और इसमें कुछ कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है जहाँ पर बोला जाता है दैट अगर कोई देश में रिलीजियस फ्रीडम घट रहा है तो वहाँ पे हम लोग टारगेटेड सैंक्शंस भी ला सकते हैं, जिससे वो देश में डेमोक्रेसी मेंटेन्ड हो और वो रिलीजियस फ्रीडम को घटाए ना, ठीक है। सो वही उसी चीज़ के बारे में बताया गया है दैट देखो इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है दैट इंडिया को भी डेजिग्नेट कर दिया जाए एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। तो ये तो क्या बोलोगे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का मोनोपोली है ये सब में, फ्यूचर में इंडिया को भी इस टाइप का रिपोर्ट लाना चाहिए। एनीवेज, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट और बाईपार्टीशन बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया है बाय द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 इन USA, इंडिया में नहीं है ये एक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका मैंडेट क्या है दैट दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशंस को मॉनिटर करना ग्लोबली, है ना, और साथ ही साथ वैसे पॉलिसीज रिकमेंड करना US के प्रेसिडेंट को, US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ओवरऑल कांग्रेस को, राइट। और ध्यान दीजिएगा ये कांग्रेस के द्वारा क्रिएट किया गया एंटिटी है, ये ना ही NGO है या ना ही एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ ना क्योंकि बहुत समय कंफ्यूज कर जाता है बच्चों में। अगर मैं आपसे एक MCQ पूछ लूँ ना दैट बताओ भैया ये क्या कोई NGO है, तो यू विल बी लाइक ओके शायद NGO ही होगा यार, NGO ही ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बताना सही था, ठीक है। ये कांग्रेस के द्वारा क्रिएट किया गया एक एंटिटी है, राइट, USA में। नेक्स्ट, IT रूल्स के बारे में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था भाई, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 16 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स को बैन किया है, जिसमें 6 न्यूज़ चैनल्स जो है वो पाकिस्तान से है। अच्छा, ये बैन मतलब यूट्यूब से बैन नहीं किया गया पूरा, ये इंडिया में बैन हो गया है। मतलब इंडिया के लोग जो है ये 16 यूट्यूब चैनल्स नहीं देख सकते, ना मैं देख सकता हूँ ना आप देख सकते हो,
राइट। अब पाकिस्तान में ये चैनल्स चलेंगे ज़रूर, हाँ इंडिया वाला तो कल ही कुछ काम कर ही नहीं सकता, बट पाकिस्तान के जो 6 न्यूज़ चैनल जो कि इंडिया में बैन किया गया है वो लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोग ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है, बट इंडिया के लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एनीवेज जीएस पर्सपेक्टिव में आप इस टॉपिक से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। एनीवेज बात की जाए दैट किस लिए ये बंद किया गया था ये यूट्यूब चैनल्स को, क्योंकि देखो ये यूट्यूब चैनल क्या करती है ना, कभी कभी फॉल्स न्यूज़ चला देती है ना, कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशंस नहीं हुआ, सीधा उल्टा पुल्टा लिख देगी दैट हाँ इंडिया के मिलिट्री के बारे में, ये इंडिया के मिनिस्टर्स ऐसे कर रहे हैं, है ना, इंडिया में ये धर्म के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये वो, है ना, कोई बेसलेस एलिगेशंस। जैसे अगर हमारे न्यूज़ चैनल्स देखोगे उनके पीछे कोई बेस तो रहता है ना, वो लोग ऑथराइज्ड हैं दैट अगर कुछ गलत न्यूज़ उन लोग नहीं छाप सकते हैं, ठीक है। भले ही देखो कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं हमारे देश में जो क्या कोई पर्टिकुलर पार्टीज़ को फेवर करते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, फेवर अलग हो गया, और बेसलेस एलिगेशंस और फालतू के उल्टा पुल्टा न्यूज़ डालना वो चीज़ अलग हो गया, समझ रहे हो। उससे क्या होता है दैट मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है दुनिया भर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बेसिकली बंद, क्योंकि आप देखो हमारा जो है ना मल्टी रिलीजियस कंट्री है, इतने सारे रिलीजन्स है, कल को अगर कुछ भी चिंगारी से आग लग गया तो अरे कुछ भी हो सकता है यार, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसीलिए हम लोगों ने बंद किया। बट एनीवेज अगर ओवरऑल आईटी रूल्स 2021 की बात करें तो इसमें क्या क्या मैंडेट है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर यूपीएससी में देख लीजिएगा आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बीच से घुसा देते हैं कोई भी रूल्स या फिर कुछ भी सेट ऑफ प्रोसीजर्स के भीतर से, ठीक है। तो आईटी रूल्स 2021 में मैंडेट किया गया है रिगार्डिंग अ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम मतलब बोले तो जैसे देखो, जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आप कौन हो, यूज़र्स हो, ठीक है। तो आप अगर सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है ना तो आप डायरेक्टली ग्रीवांस रेज कर सकते हो मिनिस्ट्री के पास, ठीक है, और आपका ग्रीवांसेस को कंसर्न भी किया जाएगा, जी हाँ एब्सोल्युटली राइट। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया फर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फॉर एग्जांपल फेसबुक, आप यूट्यूब से नहीं देख रहे हो तो सोचो, मतलब सरकार ने बोला है इन सोशल मीडिया फर्म्स को दैट आप अगर हमारे देश में ऑपरेट करोगे तो आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा हमारे देश से, और ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के साथ हमारी मिनिस्ट्री, हमारी आईटी मिनिस्ट्री डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगी, दैट बाई चांस अगर कुछ भी लॉ में इधर उधर हो गया या फिर अगर कुछ भी रेगुलेट करना पड़ा तो हम आपसे नहीं बात करेंगे डायरेक्ट, हम आपके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से बात करेंगे, है ना, और उनको आपका होकर हमारा काम करना ही पड़ेगा अगर वो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को हार्म कर रहा है तो, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये जो बंदा रहेगा ना चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा जो क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करेगा इस सोशल मीडिया कंपनी के लिए, ठीक है। एक ग्रीवांस ऑफिसर भी रखा जाएगा, है ना, और ये ग्रीवांस ऑफिसर जो है इसका काम रहेगा रजिस्टर करना ग्रीवांसेस विद इन 24 आवर्स। जैसे आपने कोई भी यूट्यूब में अगर आप किसी ने आपका वीडियो उल्टा पुल्टा डाल दिया, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसका काम है 24 घंटे के अंदर जो है ये ग्रीवांस आपका अडॉप्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ 15 दिन के भीतर में आपको जस्टिस मिलेगा, है ना। रिमूवल ऑफ कंटेंट, बहुत समय ऐसा होता है ना जब पोर्नोग्राफीज भी सोशल मीडियाज़ में अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो उस केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये दायित्व है दैट 24 घंटे के अंदर वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो भी अपलोड किए गए हैं कोई भी सोशल मीडिया हैंडल में, उसको आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज अ मंथली रिपोर्ट आपको लाना पड़ेगा, और उस मंथली रिपोर्ट में रहेगा दैट कितने सारे कंप्लेंट्स आपने रिसीव किए, कितने सारे रिड्रेसल आपने ऑलरेडी अभी तक कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे सरकार को भी आपके ऊपर एक भरोसा रहेगा काइंड ऑफ। देयर विल बी 3 लेवल रेगुलेशंस फॉर न्यूज़ पब्लिशर्स, ठीक है। वो क्या है, एक है सेल्फ रेगुलेशन, एक है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, और एक हेडेड बाई रिटायर्ड जज ऑफ एमिनेंट और या फिर एमिनेंट पर्सन जो कि ओवरसाइट करेगी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड ग्रीवांस कमिटीज़। मतलब चलो ये तो खैर लेजिस्लेटिव आप बोल सकते, एग्जीक्यूटिव बॉडी काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज चलो ये इतने सारे जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं ना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे रादर देन दिस पॉइंट, है ना। नेक्स्ट कार्बन प्राइसिंग अप्रोच के बारे में न्यूज़ था, क्यों भैया, क्योंकि रिसेंटली यूएसए का एक स्टेट है पेनिनसिल्वेनिया, देखो ये वाला है ना, सॉरी पेंसिल्वेनिया, है ना, पेनिनसिल्वेनिया मैंने क्या बोल दिया, पेंसिल्वेनिया, है ना। तो इन्होंने पहला मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना यूएस में, जिन्होंने ये अप्रोच जो है अडॉप्ट किया है। इस अप्रोच का नाम है कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी। कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी अप्रोच होता क्या है भैया, सो फॉर एग्जांपल मैं ना आपको देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका यह फैक्ट्री है, ठीक है, आपका फैक्ट्री बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, ठीक है।
अब आप तो सरकार को टैक्स दे ही रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका टैक्स हुआ 1 करोड़ रुपया, है ना, आप खुश हो, आप बोल रहे हो अरे भाई हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, हम टैक्स भी तो सरकार को दे रहे हैं, है ना, कार्बन निकालने का है, ठीक है कोई बात नहीं। बट देखो ये क्या हो रहा है, ये कार्बन से जो है ना बाद में आपका जाके और भी गैसेस निकलते हैं जिससे अल्टीमेटली एसिड रेन होता है, राइट, होता है क्या नहीं। अब एसिड रेन से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है क्या नहीं, है ना, आपके क्रॉप्स को डैमेज होता है ना, हेल्थ केयर कॉस्ट भी आ सकता है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो पर्यावरण है वो दूषित होता है आपका, ऊपर से आपका जो ग्लोबल हीट वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण हीट वेव्स बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। अब ये सब का नेगेटिव इम्पैक्ट अल्टीमेटली ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर पड़ता है ना। बहुत समय जैसे मैंने एसिड रेन के बारे में बात किया, उसके कारण आपका प्रॉपर्टी लॉस होता है, जैसे हीट वेव्स या एक्सट्रीम इवेंट्स इसके कारण हुआ तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी फ्लडिंग हो जाता है, कभी कभी सी लेवल राइज होता है, उसके कारण भी अल्टीमेटली लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ और ह्यूमन का लॉस होता हुआ दिखता है। तो देखो आपने कार्बन रिलीज कर दिया, आपने अपना टैक्स तो दे दिया, बट ये सब जो चीज़ें हो रही हैं आपके कार्बन रिलीज होने से, वो सब तो आप भर नहीं रहे हो ना जी, वो सब उस सब का भरपाई कौन करेगा। उसके लिए कार्बन प्राइसिंग अप्रोच लाया जाता है, समझ गया बात, है ना। मतलब कार्बन प्राइसिंग अप्रोच जो है ये एक हम इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, जी हाँ, इसको एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, जो कि कैप्चर करती है द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ये तो आपका इंटरनल कॉस्ट तो आप पे ही कर ही रहे हो, है ना, दैट इज़ आपका अगर कुछ फर्नेस ख़राब हो गया इस के कारण, तो आप तो वो तो इंटरनल कॉस्ट हो गया, वो आपको तो जेब से जाएगा ही जो हो जाए। बट जो एक्सटर्नल कॉस्ट है, जैसे एसिड रेन के कारण आपके इससे धुआं निकलने के कारण जो एसिड रेन हो रहा है, उसके कारण जो लॉस हो रहा है, वो उसको बोला जा रहा है एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है, समझ गए बात। तो एक्सटर्नल कॉस्ट को यहाँ पर कंसर्न किया जाता है, और द प्राइस ऑफ कार्बन हेल्प्स शिफ्ट द बर्डन ऑफ डैमेज फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशन बैक टू दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। समझ गया, मतलब अगर आपका फैक्ट्री है तो आप ही को टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, वही है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस देखो, एक तो क्लाइमेट रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता रहता है ना दैट हाँ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर कहीं ना कहीं दायित्व तो रहेगा दैट क्लाइमेट को ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट ना किया जाए। मतलब एमिशंस जो है वो ग्रीन एमिशंस में हम सब्सटीट्यूट कर ले, राइट, है ना, वही तो वही चीज़ बोला जा रहा है। हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इससे इनडायरेक्टली, जिससे जो एमिशंस हो कार्बन का वो कम से कम एमिशन हो। Market then operates as an efficient means to cut emissions, fostering a shift to clean energy economy। वही चीज़ तो हम लोग बोल रहे हैं, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एंड एनर्जी एफिशिएंट पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, एंड दीज आर अनडाउटेडली दे आर वेरी मच क्रिटिकल, यू नो, जिससे क्या फ्यूचर में एमिशंस जो है उसको बहुत हद तक घटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट PIL अगेंस्ट PIL मतलब समझ रहे हो ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन against lifetime status of cabinet minister। now गोवा है ना, गोवा में एक कांग्रेस लीडर है, वेटरन कांग्रेस लीडर, जिनका नाम है प्रताप सिंह राणे, है ना। उन्होंने 50 साल तक MLA की कुर्सी में थे, विच इज़ ह्यूज मैन, आई मीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ की सरकार जो है बीजेपी गवर्नमेंट, वो इस पद को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको एक स्टेटस प्रोवाइड करना चाहती है, लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब गोवा के कैबिनेट में जितने सारे लोग हैं ना, उसमें और एक कैबिनेट मिनिस्ट्री ऐड हो जाएगा, है ना, और इनका स्टेटस रहेगा लाइफ टाइम स्टेटस। मतलब जब शायद इनकी देहांत हो जाएगी तो उसके बाद शायद ये कैबिनेट, ये सीट खाली हो जाए, वो बात की बात है, बट अभी ऐसा हुआ है। नाउ अब सर ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ लग रहा है, इसको आप क्यों डिस्कस कर रहे हो। देखो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट हमारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे, वो चीज़ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ कहा जा रहा है दैट ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कांड किया गया है, इसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है 91st अमेंडमेंट जो है ना, ये वॉयलेट होती है। नाउ ये क्या है भैया, देखो 91st अमेंडमेंट के तहत क्लियरली यह बोला गया है दैट कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना, वहाँ पर मैक्सिमम आपका जाके जितने भी MLA के सीट्स हैं, से फॉर एग्जांपल 120 है, ठीक है, तो 120 अगर सीट है, इसका मात्र 15% ही जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स में हो सकता है, राइट।
नाउ आप बोलोगे गोवा तो सर बहुत छोटा है, जी हाँ एब्सोल्युटली ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पे कितने एमएलए के सीट्स होते हैं, 40 सीट्स होते हैं। तो 40 का 15% कितना हुआ, ये तो 6 ही हुआ सीट सर, है ना। तो यहाँ का मैक्सिमम सिर्फ 6 लोग ही मतलब कैबिनेट का भार संभाल सकते हैं। नहीं नहीं, देखो ये तो बोला ही गया है दैट 15% होना चाहिए, बट एक मिनिमम लिमिट भी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, वह है 12 सीट्स, ठीक है। मतलब मिनिमम 12 होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे स्टेट्स ले लो, आप ले लो गोवा, आप ले लो सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स ही तो हैं, है ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तो लोग नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सा बात है 6-7 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होंगे। तो हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली कोई स्टेट्स को रन करने के लिए आपको बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज चाहिए होते हैं भाई, ठीक है। एडुकेशन देखने के लिए अलग, क्योंकि एक बंदा सब कुछ एडुकेशन कॉमर्स सब कुछ तो नहीं देख पाएगा ना जी, है ना। तो एडुकेशन देखने के लिए अलग, कॉमर्स देखने के लिए अलग, तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ठीक है, फाइनेंस के लिए अलग तो रखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। तो यही हमारे बेसिक न्यूज़ है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत 15% और मिनिमम जो है 12 लोग को रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक सीट ऐड हो जा रहा है तो 12 + 1 कितना हो जा रहा है, 13, ठीक है। और 13 अगर हो रहा है तो अगेन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को तो वॉयलेट कर ही रहा है भाई, है ना। तो अगेन ये न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन है ना, क्यों फ्यूचर में कुछ भी होने से वी विल श्योरली टेल यू अबाउट इट, डोंट वरी। एनीवेज, अब एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं दोस्तों, जो भी आपने पढ़ा कल के एमसीक्यूज़ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था। पहला क्वेश्चन था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है। आपको बताने थे कौन सा सही है, ए, बी, सी या फिर डी, जिसका करेक्ट आंसर था ए, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत मैंने दे दिया था। 23 सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ राजस्थान ही था ना यार, है ना। सो ऑफ कोर्स दिस वाज एंड मैक्सिमम स्टेट में हम लोगों ने देखा था उल्टा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है घट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट दे दिया गया। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ रॉन्ग। और देखो इस टाइप की चीज़ें आपको तभी आप सॉल्व कर पाओगे ना, ट्रस्ट मी, जब आप न्यूज़ को एनालिसिस करते हो। न्यूज़ को नहीं एनालिसिस किए ना, नहीं सॉल्व कर पाओगे, गारंटी है। रैटल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, चेनाब, यस एब्सोल्युटली। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगेन सी वॉज द करेक्ट आंसर, सो का ऑप्शन वॉज ए, बी, सी, राइट। ए बी सी सब ने ए बी सी लिखा है, कुछ लोगों ने गलती कर दिया है। ए बी सी जैसे खिरूद हजारिका अगजोम, आपने ए बी, ये बी तो सही है, ये गलत है डी ए। देखो इन दोनों ने, इफ्तिकार खान ने, इन दोनों ने चीटिंग किया होगा पक्का, है ना। एनीवेज गलत है, कोई बात नहीं, पहला और नेक्स्ट ऑप्शन ही गलत है। चलो ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, हर रोज़ सॉल्व करते रहो आप लोग भी, ठीक है। आशा करता हूँ दैट बिल्कुल आप लोग सही लिखोगे। एनीवेज आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन प्राइसिंग अप्रोच। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैप्चर करता है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एमिशंस दैट द पब्लिक पेज फॉर डैमेजेस ऑफ क्रॉप्स ओनली, दैट द पब्लिक पेज फॉर डैमेजेस ऑफ क्रॉप्स ओनली। तो एनीवेज आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ नन, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Next is country of particular concern often seen in news is the report issued by which among the following countries, USA, UK, Russia या फिर finance, sorry France, not finance नीचे comment section में लिखिएगा। Next question, recently a scheme of Assam government pandemic widow support scheme has been closed. What are the reasons behind its closure? पहला है scheme violated the law and order situation in India. Scheme was in contravention of the Constitution of India. Next is corruption and ghost beneficiaries of the scheme were there. और fourth is decreasing number of COVID cases and resultant non fatalities in the state, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका भी आंसर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। हेट स्पीच के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है हेट स्पीच जो है इंडिया में, ये एक रिजल्ट है ऑफ वेरियस फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स। मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण हेट स्पीच होते हैं, वो रीजंस आपको लिखने हैं। और इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच एंड सजेस्ट हाउ टू डील विद दिस इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब इस लाइट में आप तो एक तो इम्पैक्ट देखिए दैट हेट स्पीच का इम्पैक्ट क्या है, और सजेस्ट भी कीजिए साथ ही साथ दैट कैसे कैसे आप इसको डील कर सकते हो प्रॉपरली इम्पैक्ट। सो हेट स्पीच क्या है वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, उसके रीजंस, है ना। देखो ये मैं अगेन क्या है चीज़ है, ये आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, राइट। तो न्यूज़ से ही लिया गया, चीज़ें कुछ अलग से तो नहीं बनाएंगे ना। उसके इम्पैक्ट क्या है, इंडिया का क्या अप्रोच है, राइट, और फर्दर वे फॉरवर्ड। तो अगेन वे फॉरवर्ड तो मैं बार बार बताता हूँ, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो एनीवेज
this is a kind of model answer which you can use to make your own answer, right? And we'll be very much happy to check your answer. Please write in the comment section. मिलते हैं next class में. Bye bye, take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.